Relationship between a dentist and a graduate has to be mutually beneficial. This is the biggest mistake that you can do when you're going for an interview. Hello everyone, welcome to my channel. I'm Dr. Shweta Chaudhary and today we'll be talking about how to get a job after BTS. More than money, it is important that we find a person who is going to guide us in the long run and who will genuinely teach us the skills that are needed to build our own practice and to become better dentist. सबसे पहले बात करते हैं रेज्यूमेस की। तो अच्छा रेज्यूमे कैसे बनाना चाहिए, इस पे एक बहुत अच्छी वीडियो काइजान डेंटल पे डॉक्टर सतीश ने ऑलरेडी बनाई हुई है एंड आई विल पुट इट्स लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आई विल डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आर रियली नीडेड दैट यू राइट इन योर रेज्यूमेस। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि आप अपना रेज्यूमे कैनवा पे बनाएं। आज से 10 साल पहले 15 साल पहले लोग वर्ड पे बनाते थे इन अ डिफरेंट फॉर्मेट, बट आजकल जो फॉर्मेट है इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। सो ट्राई टू मेक इट ऑन अ ऐप सिमिलर टू कैनवा और ऑन कैनवा। ट्राई करिए कि आप अपना रिज्यूमे 2 पेज से ज़्यादा लंबा ना बनाएं अनलेस एंड अनटिल आपने बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च करी है। सो इन योर रिज्यूमे यू अटैच अ कवर लेटर विच इज़ अ पार्ट ऑफ योर जॉब एप्लीकेशन, जिसमें आप अपनी प्रोफेशनल बैकग्राउंड की समरी लिख के देते हो एंड इट शुड नॉट बी मोर देन 1 पेज लॉन्ग. इट शुड बी इन द PDF फॉर्मेट ओनली. Now about your resume. In your resume, on the left hand top corner, you attach your professional photo, which should probably be in your white coat. Below that, you address the contact details and your professional email ID. If you do not have a professional email ID, I would suggest you to make one. Below your contact details, you write your career objective, which should include what are you aiming and what are your goals in life as a dentist. It should be brief, like 2 to 3 lines long maximum. And below that you write your soft skills, in which you mention your communication skills, your patient management skills and any other skill that you have apart from your clinical dentistry. So on the right side of your resume आप सबसे पहले अपने एजुकेशन के बारे में लिखते हो, जिसमें आप अपने स्कूल के बारे में लिखते हो जहाँ से आप 10th and 12th करी है. एंड देन बिलो दैट यू राइट योर कॉलेज फ्रॉम वेयर यू हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम एंड आपने किस साल ग्रेजुएशन कंप्लीट करी. उसके नीचे आप अपना वर्क एक्सपीरियंस लिखते हो कि आपने अगर किसी क्लिनिक में काम किया है तो आपने वहाँ पे क्या क्या किया, वो सारी चीज़ें आप ब्रीफली मेंशन करते हो इन पॉइंटर्स. अगर आप एक फ्रेशर हो तो फिर आप अपनी इंटर्नशिप के बारे में लिख सकते हो दैट यू हैव कम्प्लीटेड योर 1 year of Rotary internship in 8 separate departments where you handle patients and you worked on different procedures. So you can write all the procedures that you did in your internship. And below the work experience you write any certifications or any courses that you have attended, any IDA course or any other course that you attended to enhance your skills. जितना ज़्यादा आप अपडेटेड रहते हो डेंटिस्ट्री में उतना आपके CV के लिए बेटर है, बिकॉज एवरी डेंटिस्ट वांट्स अ ग्रेजुएट जो कि काफ़ी ज़्यादा एंथुजियास्टिक हो एंड पैशनेट हो रिगार्डिंग डेंटिस्ट्री. एंड जितना कोर्सेज आप अटेंड करते हो नॉट फॉर CDE पॉइंट्स बट आपकी स्किल्स इंप्रूव करने के लिए, वो उतना ही ज़्यादा आपके लिए वो बेटर होगा प्रोफेशनली. कॉन्फ्रेंसेज एंड वर्कशॉप्स के बाद अगर आपको कोई अकेडमिक अचीवमेंट है या आपने BDS में कभी किसी ईयर में आपको कोई गोल्ड मेडल मिला है या कोई आपको अवार्ड मिला है रिगार्डिंग एनीथिंग एल्स, या फिर आपने कोई पेपर प्रेजेंटेशन करी हो, कोई आर्टिकल पब्लिश करा हो, तो वो सब चीज़ें भी आप उसमें मेंशन कर सकते हो. उसके नीचे आप अपना कोई वॉलेंट्री वर्क मेंशन कर सकते हो, जैसे कि अगर आपके अपने कॉलेज में रोटरैक्ट क्लब का पार्ट थे या आप उसमें कोई आपने कुछ हेड किया या आप कोई NGO चलाते हो, तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स ऑल्सो यू कैन मेंशन. जो आपके एम्प्लॉयर्स होते हैं दे प्रेफर कि उन्हीं के आसपास का कोई डेंटिस्ट उनको मिल जाए, उन्हीं के आसपास का एरिया जिसको ज़्यादा कम्यूट ना करना पड़े. तो एक ब्रीफली अपनी सिटी मेंशन कर दीजिए ऑन द लेफ्ट साइड. आई थिंक दिस मच इज़ इनफ फॉर अ रिज्यूमे एंड ज़्यादा फर्दर डिटेल्स के लिए मैं आपको काइजान डेंटल की वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी. सो अगर आप इस तरीके से रेज्यूमे लिखते हो तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी. चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी चाहिए वो ये है कि आप ज़्यादा लंबा रेज्यूमे मत लिखिए. किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता है कि वो बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ्स पढ़े. 1 पेज या 2 पेज मैक्सिमम का आप रेज्यूमे बनाइए और हर चीज़ें पॉइंट्स में लिखिए ताकि वो इजीली विजिबल हो. जो आप एक फॉन्ट यूज़ करते हो इट शुड बी इजीली रीडेबल एंड उसका जो साइज़ होना चाहिए वो भी अप्रोप्रिएट होना चाहिए ताकि आप इजीली फ़ोन में भी पढ़ पाओ उसको. टाइम्स न्यू रोमन is the safest option that you can use. So now let's talk about interview. So जब भी आप किसी डेंटल क्लिनिक में इंटरव्यू देने जाते हो तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. सबसे पहली चीज़ होती है कि इंटरव्यूअर आपसे आपके बारे में डिस्कस करता है. वो आपकी क्लिनिकल नॉलेज से ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी को जज करता है. वो आपसे बेसिकली पूछेंगे कि आप कहाँ से हो, आपने कौन से कॉलेज से ग्रेजुएशन करी है और आपको क्या क्या चीज़ें आती हैं. अगर डेंटिस्ट का मन करेगा तो दे कैन आस्क यू अ लिटिल बिट ऑफ थिंग्स कि आपने RCT में आप कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हो, अगर आपने डेंचर बनाया तो उसके स्टेप्स क्या क्या थे. तो ज़्यादातर डेंटिस्ट जो होते हैं जब भी किसी क्लिनिक में जाते हैं, स्पेशली अगर उन्होंने किसी प्राइवेट कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है और उन्होंने ज़्यादा
प्रोसीजर्स नहीं प्रैक्टिस करे एंड दे आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट देयर स्किल्स, तो वो जाके अपने डेंटिस्ट को बोलते हैं कि आप हमें काम सिखाइए, वी वांट टू लर्न. बट this is the biggest mistake that you can do when you're going for an interview, because an employer is not asking for someone to teach. He is not there to conduct a course and to teach a dentist who are graduating. That is not his job. So the relationship between a dentist and a graduate has to be mutually beneficial. वो आपको इसलिए हायर कर रहा है बिकॉज वो अपना काम आसान करवाना चाहता है, ना कि इसलिए कि वो आपका भी बोझ अपने सर पे ले ले, आपको पढ़ाने का आप स्ट्रेस ले ले और उसकी वजह से उसका टाइम भी वेस्ट होगा. बिकॉज एज इज एक डेंटिस्ट के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है. आप ये बोलिए कि ये स्किल्स मुझे आती हैं एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन दीज थिंग्स, बट आप कभी भी अपने स्किल्स को लेके झूठ मत बोलिए, बिकॉज ऑनेस्टी जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अगर आप झूठ बोलोगे तो एक एक्सपीरियंस डेंटिस्ट आपको एक बार में ही पहचान लेगा एंड वो बिल्कुल भी अच्छे तरीके से आपकी पर्सनालिटी पे रिफ्लेक्ट नहीं होता है एज ए प्रोफेशनल. इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी कमियां भी उनको बता दीजिए. अपनी कमियां आपको खुद से किसी को भी शो करने की ज़रूरत नहीं है. अपने सिर्फ स्ट्रेंथ्स बताइए, ट्रूथफुली बताइए, ऑनेस्ट रहिए एंड कॉन्फिडेंटली जाइए. ऑल्सो जब आप किसी डेंटिस्ट के पास जाते हो तो आपका प्राइमरी मोटिव ये होना चाहिए कि मैं किसी भी तरीके से उस डेंटिस्ट का काम आसान करूँ, उनका जो भी टाइम है मैं उसको सेव करूँ ताकि वो मेरे टाइम की वैल्यू हो एंड वो मुझे अच्छा पे करे. अगर आपने अपने BDS में पेशेंट्स पे बहुत कम प्रैक्टिस किया है, आपको अपने स्किल्स पे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप किसी जनरल डेंटिस्ट्री का कोर्स कर लीजिए. आजकल काफ़ी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं इन एवरी सिटी. ये 2 मंथ्स के कोर्सेज होते हैं. इसके बाद आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपके CV को भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा. और अगर आप किसी भी डेंटिस्ट के पास जाते हो तो आपका बहुत ज़्यादा चांस होगा हायर होने का. अगर आप किसी डेंटिस्ट के क्लिनिक पे जाके उनके पेशेंट लोड को कम कर रहे हो, उनके क्लिनिक में आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, उनका काम आप आसान कर रहे हो, तो वो डेंटिस्ट भी अपनी तरफ से एफर्ट लेगा और आपको कई सारी प्रोसीजर्स सिखाएगा जो आपने शायद BDS में या फिर किसी भी कोर्स में नहीं सीखे होंगे. जो उस डेंटिस्ट का एक्सपीरियंस होगा वो आपके साथ शेयर करेगा. बट ये चीज़ तभी होगी अगर आप अपनी तरफ से भी उतना ही एफर्ट दोगे. तो इस वजह से बेटर है कि आप जो भी स्किल्स एज अ जनरल डेंटिस्ट आपको आनी चाहिए, या तो आप कॉलेज में सीख के आइए या फिर आप कोर्सेज करके जाइए. आप ये एक्सपेक्ट मत करिए कि सामने वाला बंदा आपको सभी चीज़ें A to Z बैठ के स्पून फीड करने वाला है, बिकॉज दिस इज़ द रियल वर्ल्ड. यहाँ पे चीज़ें ऐसे काम नहीं करती हैं. ऑल्सो एक फ्रेशर डेंटिस्ट की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं इन टर्म्स ऑफ सैलरीज एंड वो बहुत ज़्यादा डिसहार्टन हो जाते हैं ये जान के कि एक फ्रेशर की सैलरी 10,000 से स्टार्ट होती है एंड समटाइम्स फ्रेशर्स को फ्री में काम कराया जाता है. अगर आपको कोई डेंटिस्ट कहता है कि आपको फ्री में काम करना पड़ेगा तो उनको भी आपको उतने स्किल सिखाने पड़ेंगे. ये नहीं है कि आप जाके सक्शन पकड़ रहे हो एंड वो आप पे टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज अगर या तो वो आपको पे करेंगे इन द फॉर्म ऑफ मनी या फिर वो आप पे अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे. तो अगर आप किसी क्लिनिक पे फ्री पे काम कर रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको उतनी नॉलेज मिल रही है. ऑल्सो इन द स्टार्टिंग स्टेज ऑफ योर करियर मनी इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. अगर आप एक अच्छे डेंटिस्ट हो, अगर आपको वो सारी चीज़ें आती हैं और आपके कॉम्पिटिटर से बेटर आती हैं, तो आपको कोई भी अच्छी सैलरी पे हायर कर लेगा. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो कि आपको जॉब्स पे अप्लाई कहाँ करना है. तो एक वेबसाइट है इंडीड, वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो. वहाँ पे मोस्टली 90% ऑफ द डेंटिस्ट वहाँ पे जॉब पोस्टिंग्स डालते हैं. वहाँ पे हॉस्पिटल्स की भी जॉब पोस्टिंग्स आती हैं पूरे इंडिया में. दूसरा है लिंक्डइन. आप एक लिंक्डइन पे अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाइए, वहाँ पे अपनी सारी स्किल सेट लिखिए और जितने भी डेंटिस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं उनके साथ कनेक्ट करिए. आप उनको अपना CV ईमेल कर सकते हो राइटिंग विद योर कवर लेटर, और या फिर आपको वहाँ पे डायरेक्टली पोस्टिंग्स जॉब पोस्टिंग्स पे दिख जाएंगी. तीसरा है कि आप डायरेक्टली किसी नियर बाय डेंटिस्ट को अप्रोच कर सकते हो, या अगर आपकी फैमिली में कोई डेंटिस्ट है तो उनको भी आप डायरेक्टली एक अपना रेज्यूमे जाके दे सकते हो. इट इज़ गुड प्रैक्टिस कि आप अपने रेज्यूमे की कई सारे प्रिंट आउट्स निकाल लीजिए एंड ग्रेजुएट होने से कुछ दिन पहले ही आप अपने नियर बाय डेंटिस्ट पे जाइए और वहाँ पे उनको अपना प्रिंटेड रेज्यूमे दे के आइए, बिकॉज ताकि उनको आपका ध्यान रहे. किसी भी डेंटिस्ट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होता है एक मेंटोर. तो आप एक अच्छे मेंटोर को ढूंढिए, ना कि किसी हाई फाई पॉश एलीट क्लिनिक को. अगर आपको कोई ऐसा बंदा मिलता है जो आप पे इन्वेस्ट करने को रेडी है, जो आपकी वैल्यू करता है, जो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, आपको नई नई चीज़ें सिखाता है, तो आप उस डेंटिस्ट के पास जाइए, ना कि ऐसे डेंटिस्ट के पास जहाँ पे आपको प्रॉब्ली ज़्यादा पैसा मिल रहा होगा. एक चीज़ जिस पर मैं अग्री नहीं करती हूँ, आई थिंक कई डेंटिस्ट हैं जिनका ओपिनियन मेरे से डिफरेंट होगा कि सक्शन पकड़ के खड़े रहना. आई डोंट एग्री विद दैट, बिकॉज अगर आप अपने 5 साल डेंटिस्ट्री में अपने बिताए हैं तो फिर आप किसी भी क्लिनिक पे जाके सक्शन पकड़ने लायक नहीं हो. सक्शन पकड़ने के लिए डेंटल असिस्टेंट की जॉब डिफरेंट होती है जिसका एक 2 साल का कोर्स होता है. तो
मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी क्लिनिक में से सक्शन पकड़ने के लिए जाना चाहिए। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो ग्रेजुएट नहीं हुए हैं। इफ़ यू आर अ रजिस्टर्ड डेंटिस्ट, इफ़ यू आर अ डेंटल ग्रेजुएट, यू हैव गिवन 5 years of your life to this, then I don't think that it is good practice to just go to a clinic just to observe, because आप कभी भी कोई भी चीज़ ऑब्जर्व करके नहीं सीख सकते जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करते। ऑल्सो कभी भी आप काम करते हो तो आपके लिए थ्योरी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने प्रैक्टिकल्स, बिकॉज यू कैन नॉट सी वॉट यू डोंट नो। दैट इज़ वाई आप ध्यान रखिए, अपडेटेड रहिए। अपनी जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स है जिनको हम कभी भी BDS में नहीं पढ़ते हैं उनको जाके पढ़िए, बिकॉज आपको वहाँ पे बहुत सारी टेक्निक्स मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपको शायद पहले आपने ध्यान से नहीं पढ़ी थी। आप अगर किसी डेंटिस्ट को किसी प्रोसीजर करते हुए देखते हो या ऑब्जर्व भी करते हो तो आप चाहे वो प्रोसीजर नहीं परफॉर्म करने वाले, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई इम्प्लांटोलॉजिस्ट को इम्प्लांट लगाते हुए देख रहे हो या फिर उनको आप रोटरी RCTs करते हुए देख रहे हो या इम्पैक्टेड टूथ की सर्जिकल एक्सट्रैक्शन करते हुए देख रहे हो, तो इट इज़ बेटर कि आप वो चीज़ें पढ़ के आइए एंड तभी आपको समझ आएगा कि डेंटिस्ट ने कौन सा इंसिजन दिया, कौन सा बर यूज़ किया, एग्जैक्टली क्या प्रोसीजर था, और आप ये सारे डाउट्स जो है वो उनसे बाद में पूछ भी सकते हो। तो इट इज़ गुड प्रैक्टिस टू डू दैट। I hope that this video will help the young dentist in some way and they won't get exploited in the longer run. I'll be making more such videos which will be targeted to the young dentist of India. I'll be sharing my experiences as a dentist. So I hope you like this video. Thank you so much.